टुडेज़ टॉपिक इज़ कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने खुद पढ़ना था, एक दफ़ा रीड आउट करना था। ठीक है, सो इसके मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन खुद बता देती हूँ। मेन चीज़ केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन होता क्यों है? बिकॉज एवरीथिंग वांट्स स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी के लिए जब हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं तो गो फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास हीलियम नियॉन आर्गन का होता है कि हीलियम में आपका 2s2 का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, नियॉन में आपके पास 2p6 आउटर शेल कंप्लीट है। ठीक है, इसी तरह आर्गन में 3p है, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ठीक है, अब हम बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं कि हाउ डू दे अचीव स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के पास 1s1 है। ठीक है, सॉरी ये 1s2 है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से वो 1s2 पे जाएगा, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके पास जो सोडियम है उसके पास 11 होते हैं, तो वो अगर Na पॉजिटिव बना देगा तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स और 2p6। ठीक है, ये मेन कॉज है और केमिकल कॉम्बिनेशन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं। एनर्जेटिक्स में देखिएगा, यहाँ पर आपके पास इस फिगर में देखिएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या आप ये कह लें द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग सजेस्ट दैट डिक्रीज इन एनर्जी होती है व्हेन देयर इज़ अ बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम एनर्जी रिलीज होना भी कहते हैं। तो इसमें हमने एक एनर्जी प्रोफाइल बनाई है कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर, तो वो अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। ठीक है, और जब वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पहले डिक्रीज होती है, रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन वो कहाँ पर ज़्यादा ऑपरेटिव होना शुरू होती हैं? जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में बात हो रही है अट्रैक्टिव फोर्सेस की, कि वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। और इसमें यहाँ पर देखिएगा आपके पास जब मॉलिक्यूल्स में देयर वाज दिस मच डिस्टेंस तो उनकी एनर्जी हाई थी। ठीक है, उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस कम होना शुरू हुआ उनकी एनर्जी कम होना शुरू हुआ थी। दिस इज़ द मिनिमम ऑप्टिमम एनर्जी, जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये डिस्टेंस है और यही यहाँ पर ही बॉन्ड बना है। ठीक है, उसके बाद अगर मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस उससे ज़्यादा कम हो, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो वो एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेटिव है। ठीक हो गया। जहाँ तक अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव थी वहाँ पे बॉन्ड बन रहा था, जहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस आई वहाँ पर वो बॉन्ड टूटने की तरफ जाएगा। द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम एंड द हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, 75.4 इज द बॉन्ड डिस्टेंस और द बॉन्ड लेंथ ऑफ द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम। तो यहाँ से आप बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि इट इज़ द मिनिमम compromise distance that may be achieved with minimum potential energy। ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इवॉल्व होती है वो 436 है, जिसको बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दो वैसे बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन आगे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी आगे, लेकिन यहाँ से आपको सिर्फ ये दो बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और इसके अलावा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके आगे देखिएगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई। अच्छा जी, ये वाली बात हम कर चुके हैं। देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम्स एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट द लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, यानी एक क्लाउड है उसमें हमने कहा था 95% प्रोबेबिलिटी पे हम उसको शेल का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें खुद से करवाऊँगी, बुक से रीडिंग हम कम करेंगे, उसके बाद ये रीडिंग आप करके मुझे बताएंगे।
अच्छा जी, मैं पहले तो एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा आपको दिखेगा। मैं यहीं पर एक ही दफ़ा में एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक साइज, मैं बेसिक फैक्टर्स बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास ये न्यूक्लियस है और ये बाहर शेल्स हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, यू डिफाइन इट लाइक द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब इस हिसाब से जब शेल्स बढ़ेंगे तो आपके पास डिस्टेंस साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। साइज इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद यहीं पे देखिएगा, आपके पास जब सपोज़ यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स हैं, मैं सोडियम की बात कर रही हूँ, और ये 2s2 हो गया, 1s2 हो गया, ये आपका हो गया 2p6, ये सेकंड शेल है 2p6 तक, जिसके अंदर 2s2 भी है, ये 1s2 है, और ये है आपका 3s1। ये ड्रॉप हुआ, अगर ये शेल ड्रॉप हो गया तो पीछे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, साइज डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो कैटाइन इज़ स्मॉलर देन पेरेंट एटम, ऐसे ही है। इफ़ कैटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, तो रीजंस क्या है? मोर न्यूक्लियर पुल, हाउ imbalance between protons and electrons, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा शेल्स के साथ और को क्या क्या बढ़ेगा। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स में मैं बात करने लगी हूँ वेरिएशन विद ग्रुप, विद इन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे पहले पूरा एक शेल लिखने लगी हूँ। 1 3 11 19 18 ऐड करें 37 में 18 ऐड करें, कैसा आई एम गोइंग राइट। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये तो बहुत स्ट्रेट चीज़ है कि ये आपको खुद ही से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि आप कर चुके हैं ना, तो ये आपको बनानी आती है, मुझे इसमें इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिएगा, जब आपके पास हर एक में डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज़ कर रहा है तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, अब साइज़ सिर्फ इस वजह से इंक्रीज़ नहीं करेगा क्योंकि शेल इंक्रीज़ हो रहा है, देयर आर अदर फैक्टर्स। हम जब डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ की बात करते हैं तो एक तो शेल एडिशन है। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे शेल एडिशन का क्या मतलब है? शेल एडिशन का मतलब ये है, आपके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक शेल आया, 3 इलेक्ट्रॉन जो था, आपने अभी बोहर का मॉडल पढ़ा है कि डिस्टेंस बिटवीन द शेल्स इंक्रीज़ होता जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो आपके लिए यानी न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्ट करना भी मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि शेल बढ़ता है तो इसलिए जो साइज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन इट इज़ लाइक कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और जो बाहर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नए शेल में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो न्यूक्लियर पूल इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा लेस न्यूक्लियर पुल होती है, उसकी वजह आपने वो सेफ गार्ड का कमर्शियल देखा होगा जिसमें शील्ड होती है, ठीक है। शील्ड क्या करती है, जो बाहर की चीज़ें होती हैं उसको अंदर से महफूज रखती है, ठीक है। दैट्स व्हाट इनर इलेक्ट्रॉन्स डू, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स।
जो आउटर मोस्ट शेल है उसको न्यूक्लियस तक अट्रैक्शन के लिए इनके दरमियान से गुजरना होगा। जो इंटरवीनिंग या इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्चुअली हिंडर द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, ये ऐसी ही बात है कि आप किसी क्राउड में खड़े हैं, सेंटर में कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसको आपने अप्रोच करना है, आपको उस पूरे क्राउड में से जगह बना के गुजरना है, या वो आपको कोई आवाज़ देना चाहे तो बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंस कह लें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शील्ड द न्यूक्लियस फॉर अट्रैक्शन टूवर्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसकी वजह से होता क्या, ऐसा नहीं होता कि आउटर इलेक्ट्रॉन भागता फिरता और फ्री हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा लूज़ होता है। अब क्योंकि आउटर मोस्ट शेल ही है, अगर ये सबसे ज़्यादा लूज़ होता जाएगा तो ये तो इधर उधर फिरता रहेगा, मतलब ये सबसे बड़ा होता जाएगा। इसको रिमूव करना भी सबसे ज़्यादा आसान होगा क्योंकि इसके पास तो अट्रैक्शन ही बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से भी जो साइज़ है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं, लेस न्यूक्लियर पूल होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, और साथ में आपका शेल एडिशन होती है। ठीक हो गया। अब इसी के साथ में यहाँ पे इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो यहाँ से आपके पास आयनिक एनायनिक साइज़ उसका भी बात हो जाए। एनाइन में क्या होता है, एनाइन में आपके पास सपोज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं क्लोरीन की बात करने लगी हूँ, और ये आपके शेल्स हैं बाहर के, और यहाँ पर एक नई एडिशन हुई है 18th की। ठीक है, क्लोराइड बना है। लेस protons to pull the outermost या newly added electron, इस वजह से भी साइज बड़ा होता है। रिपल्जन between already existing electrons and incoming electron। ठीक है जी, ये मेन रीजंस हैं कि एनायन का साइज़ बड़ा क्यों होगा और आपका जो कैटायन का साइज़ है वो छोटा क्यों होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैं अब आपको बुक से वापस बता देती हूँ चीज़ें कुछ, इफ़ इट अलाउज मी टू। अच्छा जी, ये देखते जाइए। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मैंने आपसे अभी ग्रुप की बात की है, मैंने आपको पीरियड वाली चीज़ नहीं समझाई है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। एटॉमिक रेडियस के अंदर आपके पास शेल ऐड होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि शील्डिंग इफेक्ट आता है। ठीक हो गया। प्रोमिनेंट ज़्यादा होता है सेकंड पीरियड के अंदर, और हायर पीरियड के अंदर कम होता है क्योंकि आपके पास दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स या इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं। इसको शील्डिंग इफेक्ट की बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पीरियड की बात भी यहीं पर समझा दूँ। ये देखिएगा, सपोज वी हैव लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं बेरिलियम के पास 4 होते हैं। फर्स्ट शेयर 1s2 और ये आ गया आपके पास 2s1 एंड 1s2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अंदर है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन्स अंदर है, आपका ये हो गया 1s2 और सेम डिस्टेंस पे है 2s2। प्रोटॉन्स ने जो न्यूक्लियस है आपका उसने शेल अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, वो पिन पॉइंट एक एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता। जिसका हमने कहा ना कि जी इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दैट इज इट। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस एक एक इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट नहीं करता, वो एक एरिया कवर करता है। अगर उस एरिया में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आपकी रेशो बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसी डिस्टेंस के ऊपर आपने एक और नीडल रख दिया, यानी एक और इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और वो साइज डिक्रीज करेगा। इट इज़ लाइक आपने दरमियान में एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपने कुछ नीडल्स स्क्रैम्बल की हुई हैं, वो अट्रैक्ट करती जाएंगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर एक और नीडल ऐड कर भी देंगे वो भी अट्रैक्ट हो जाएगी ना, बजाय इसके
कि आप एक नीडल इस डिस्टेंस पे रखें और फिर आप कहेंगे अट्रैक्शन उतनी ही हो जितनी इस वाले हिस्से में हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा। जितना मैग्नेट से दूर जाते हैं अट्रैक्शन उतनी कम होती जाती है। मैग्नेट्स भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अट्रैक्शन देते हैं व्हाट्सो एवर द अमाउंट ऑफ नीडल्स आर, ठीक है। तो यहाँ पर यही फ़र्क है कि आपके उसी डिस्टेंस के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है तो उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी और वो साइज़ और कम होगा एज़ कम्पेयर टू आप एक अलग डिस्टेंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रखें और उसके बाद उसके साइज़ को कंपेयर कर रहे हो। आयनिक रेडियस ऑफ वाइल कंसिडरिंग इट इज स्फेरिकल, ठीक है। आयनिक रेडियस वो आयन वो रेडियस है जो हम आयन में कंसिडर कर रहे हैं कि आयन एक स्फेरिकल एंटिटी है और उसके बाद हम उसके ऊपर बात करें, ठीक है। यानी सेंटर से बाहर सर्कमफ्रेंस तक का जो सर्कमफ्रेंस कह रही हूँ, जो आउटर एज है वहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। कैटायन का स्मॉलर होता है देन एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, ठीक है। और आयनिक रेडियस इज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर, ठीक हो गई। ये वाली बातें हो गई। एग्जाम्पल्स 185 से 95 और 99 से 181। उसके बाद देखिएगा द डिक्रीज इन रेडियस फॉर डाइवेलेंट आयंस इज लार्जर देन ट्राइवेलेंट due to the reason that the successive loss of electron, the nuclear charge attracts remaining electron with greater force. Increase in size of an ion due to increase in electron propulsion because the increase in valence shell electrons. Greater the amount of negative charge, greater is the size of atom. यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल चार्जेस की। मैंने आपको जो वो सिंपलेस्ट एग्जांपल दी थी वो थी सोडियम से Na पॉजिटिव की। यहाँ बात हो रही है सपोज मैग्नीशियम से Mg पॉजिटिव 1 की और उसके बाद Mg पॉजिटिव 2 की, जिसके पास पहले ही इम्बैलेंस चल रहा है यानी 12 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास एक और निकल जाए 12 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि साइज़ और शार्पली डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। आयनिक रेडियाई में ये देखिएगा ग्रुप और पीरियड्स में सेम ट्रेंड है एज ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। और लेकिन इसमें सिर्फ ये बात है कि मेटल्स पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जबकि 5A से 7A आपके नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड की बात हो रही है कि ये मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की कैपेसिटी ही ये है कि मेटल्स से हमेशा पॉजिटिव आयंस ही बनाने होते हैं, ठीक हो गया। ये आगे इक्वेशंस देख लीजिएगा। कोवेलेंट रेडियाई पे देखिएगा। कोवेलेंट रेडियाई आपके पास क्या चीज़ है कि हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है उनकी हाफ लेंथ, ठीक है। ये यूज़ होती है कोवेलेंट रेडियाई को यूज़ और दूसरे एटम्स के कोवेलेंट रेडियाई को मेजर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव H2 और यहाँ से हम साइज़ निकाल लें, ठीक है। यहाँ CH3Cl हो तो हम उससे वहाँ से भी एटम्स के साइज़ को निकाल सकते हैं, जिससे हमने क्लोरीन के कार्बन के लिए निकाला है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट डेफिनेशन ओनली। जो आपका ये वाला एटॉमिक रेडियस वाला क्वेश्चन है दैट कुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मैं इंशाल्लाह कल करवाऊँगी, आज मैं यहीं तक रोक रही हूँ।